Let's start. So today our topic is gel electrophoresis. What is gel electrophoresis? Gel electrophoresis is an analytical technique used to separate nucleic acid molecules, DNA और RNA based on size. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड्स को, प्रोटीन्स को और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जो है वो सेपरेट करते हैं. सेपरेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने सैंपल में ये चेक करना होता है कि हमारे सैंपल में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से डीएनए प्रेजेंट हैं, या कौन कौन से आरएनए प्रेजेंट हैं, या कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. या हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या हमारे सैंपल में प्रोडक्ट यानी कि डीएनए या आरएनए है भी है या नहीं है. तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, विच इज़ बेसिकली अ जेल सॉलिड जेल है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? अपने सैंपल को रन करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू वोल्टेज. तो वोल्टेज अप्लाई करके हमारा जो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स हैं वो रन किए जाते हैं ऑन द जेल के ऊपर. दिस टेक्निक कैन इफेक्टिवली सेपरेट मॉलिक्यूल्स अप टू 20 किलो बेसिस इन साइज. तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये डीएनए और आरएनए को जो 20 kb के साइज तक के होते हैं उनको सेपरेट कर सकती है इफेक्टिवली. Nucleic acid separation by gel electrophoresis has numerous applications for analysis in molecular biology, following PCR analysis or before cloning, sequencing, northern और southern blotting. तो न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम करते क्यों हैं? कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक दफ़ा बताया था कि जब हम पीसीआर लगा लेते हैं, अब वो तो ट्रांसपेरेंट है ट्यूब और उसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड सा है. मुझे क्या पता कि उसके अंदर डीएनए अब बना भी है या नहीं बना. उसके अंदर जिस डीएनए को मैं कॉपी करना चाह रही थी, जिसकी मैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाना चाह रही थी, क्या वो हुई भी हैं या नहीं है. तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ? थोड़ा सा सैंपल जेल पे लोड करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेती हूँ, जिससे आई विल गेट द आइडिया थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ बैंड के आया मेरा पीसीआर का रिएक्शन सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं है. फिर इसी तरह अगर मैंने अपना करना चाहा, कोई भी डीएनए मैंने आइसोलेट किया और उस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद मुझे तो नहीं नज़र आ रहा डीएनए, तो आपको आंख से नज़र नहीं आएगा. तो क्या डीएनए आइसोलेट हुआ भी है या नहीं हुआ, या वो सिर्फ ऐसे ही बस खाली बफर ही है आपकी जो एपेंडॉफ है या पीसीआर ट्यूब है उसमें पड़ा हुआ. उस चीज़ को भी चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लूँगी. फिर उसको यूवी डॉक सिस्टम में देखूँगी तो मुझे नज़र आ जाएगा डीएनए जो है वो ब्राइट कलर का बैंड शो करेगा. अगर तो ब्राइट कलर का बैंड आएगा तो डैट मीन कि आपके पास डीएनए आइसोलेट हुआ है. अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपके पास डीएनए जो है वो आइसोलेट नहीं हुआ. तो हम डिफरेंट डाइज के थ्रू जो है वही चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास सेपरेशन हुई है या नहीं हुई, हमारे पास आइसोलेशन हुई है या नहीं हुई. न्यूक्लिक एसिड्स that are to be analyzed are dispensed into the wells of an agarose gel. तो न्यूक्लिक एसिड्स या प्रोटीन को जिसको भी हमने आइसोलेट करना है या हमने सेपरेट करना है, उस सैंपल को हम क्या करते हैं? हम वेल्स के अंदर लोड करते हैं. वेल्स क्या होते हैं? अभी मैं आप लोगों को आगे फिगर दिखाती हूँ तो यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द वेल्स. The agarose gel acts as a matrix to contain and separate the target molecules. जो agarose gel होती है वो बेसिकली क्या करती है? वो मैट्रिक्स के तौर पर एक्ट करती है जो कि हमारे टारगेट के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में हेल्पफुल होता है. बिल्कुल उस तरह जैसे क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं. पेपर क्रोमेटोग्राफी का आप लोगों को बहुत सा आइडिया होगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर जो है वो सपोर्ट करता है आपकी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके मोबाइल फेज के ऊपर अच्छी तरह से वो रन कर जाता है. जो भी चीज़ को आप सेपरेट करना चाह रहे हो, मिक्सचर ऑफ इंक होती है या कुछ भी होता है आपके पास, आपने उसको सेपरेट करना है. तो सेपरेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो. पर मोस्टली डीएनए और प्रोटीन्स को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं. द जेल इज सबमर्ज्ड The gel is submerged in an electrophoresis chamber with buffer that allows the flow of an electric current. An electromotive force is applied across the chamber. अब जेल जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में बफर के अंदर सबमर्ज की हुई है, उसको जेल को रन करने के लिए क्या चाहिए? एक वोल्टेज चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, सप्लाई चाहिए. वो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से चैम्बर में जो जेल है
उसके अंदर सैंपल जो है वो रन करना शुरू हो जाते हैं। जेल नहीं रन करती, सैंपल उसके अंदर रन करना शुरू हो जाते हैं। बफर सॉल्यूशंस एक्ट to reduce pH changes due to the electric field and to prevent any overheating of the gel that may be caused by an electric current। हमने बफर सॉल्यूशन के अंदर जेल को क्यों सबमर्ज करना होता है? क्योंकि जब जेल में से करंट गुजर रहा होता है, जब वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ होता है, रनिंग हो रही होती है, तो क्या होता है, पीएच चेंज हो सकती है। तो पीएच चेंज होगी तो हमारा डीएनए जो है आयोनाइज हो जाएगा, हमारी प्रोटीन्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, या हमारी जेल जो है वो भी एक ख़ास पीएच पे बनानी होती है, तो उसकी पीएच ख़राब हो जाएगी, तो हमारा जो रनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बफर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बफर को इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि जब बिजली या वोल्टेज गुजर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही होती है, तो क्या होता है, आपकी जेल जो है वो हीट हो जाती है, हीट अप हो जाती है। तो वो ओवर हीटिंग को भी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम बफर डालते हैं, क्योंकि वो पानी है, लिक्विड है, तो वो क्या करता है, वो ओवर हीटिंग नहीं होने देता। फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द फ्रेगमेंट साइज, अब हमें ये कैसे पता चले कि एक्यूरेट हमारा फ्रेगमेंट साइज आया है या नहीं आया, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स या नॉन मार्कर्स जो है वो ऐड कर देते हैं। Nucleic acid standards with bands of known size are loaded in the gel next to actual samples. These commercially available products have evenly spaced banding patterns and are available in different size ranges. और ये जो है ये डिफरेंट साइज रेंजेस में जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। Nucleic acid molecules are colorless and require staining for visualization. न्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। तो इनको विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक स्टेनिंग चाहिए होती है, हमें एक डाई चाहिए होती है। तो अ ट्रैकिंग डाई सच एज ब्रोमोफिनोल ब्लू इज ऑफन यूज्ड फॉर इजी मॉनिटरिंग ऑफ देयर मूवमेंट इन द जेल। तो हम क्या करते हैं, हम जब सैंपल को जिस सैंपल को भी हमने सेपरेट करना है, उस सैंपल को लोड करने से पहले सैंपल के अंदर हम एक डाई मिक्स कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैकिंग डाई। उसको हम ट्रैकिंग डाई भी कहते हैं, विच मोस्ट ऑफनली यूज इज़ ब्रोमोफिनोल ब्लू। जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वो कौन सी है, ब्रोमोफिनोल ब्लू है। तो ब्रोमोफिनोल ब्लू ट्रैकिंग डाई के तौर पर एक्ट करती है। ये क्या होती है, बस ब्लू कलर की डाई है, बिल्कुल इंक की तरह की। जब हम इसको वेल के अंदर प्लेस कर देते हैं तो हमारा सैंपल कहाँ तक रन हो गया है वो हमें नज़र आ रहा होता है विजुअली, आंखों से। हमें डीएनए नहीं नज़र आ रहा, हमें सिर्फ डाई नज़र आ रही है कि डाई कहाँ तक पहुँच गई है। जहाँ तक डाई पहुँच जाएगी हमें उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जेल इतना रन कर गई है, अब इसे आगे और रन नहीं करना, क्योंकि जेल छोटी सी होती है, मोस्ट ऑफन लाइक 7 इंचज़ 5 इंचज़ 6 इंचज़ इतनी जेल होती है बस। तो इतनी लंबी सी जेल से अगर हम ज़्यादा देर तक रन करते रहेंगे तो क्या होता है, हमारा सैंपल डीएनए वो सारा का सारा ही बफर में चला जाएगा, जेल पे कुछ रहेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रैकिंग डाई यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ तक पहुँच गए। फिर इथीडियम ब्रोमाइड एक और डाई है जो कि हमें डीएनए को दिखाती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने जेल प्रिपेयर करते हुए इथीडियम ब्रोमाइड उसके अंदर डाल देते हैं, जो क्या एक फ्लोरेसेंट डाई है जो डीएनए के साथ बाइंड कर जाती है। तो जब हम अगर उस जेल में से डीएनए को रन करेंगे तो क्या होगा, वो इथीडियम ब्रोमाइड जो डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगी। अब जहाँ जहाँ पे डीएनए होगा वहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड होगी। ये इथीडियम ब्रोमाइड जो है वो फ्लोरेसेंट डाई है। जब हम इसको जेल डॉक सिस्टम में देखेंगे तो ये फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करेगी, और क्या होगा, हमें वहाँ पे बैंड दिखाएगी। और ये फ्लोरेसेंट सिर्फ तभी प्रोड्यूस करेगी जब ये डीएनए के साथ बाइंड हुई हुई होती है। तो ऑब्वियसली हमें भी पता चल जाएगा, जब अगर डाई बाइंड हुई हुई है तो इस डाई है अगर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डीएनए है। तो हमें पता चल जाएगा बैंड की इंटेंसिटी से कि बैंड कितना ब्राइट आ रहा है, कितनी फ्लोरेसेंस हो रही है। तो हम इनडायरेक्टली ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि डीएनए कितना ज़्यादा होगा वहाँ पे। इट इज़ कमर्शियली अवेलेबल इन अ रेडी टू यूज़ सोल्यूशन फॉर कन्वीनियंस। इथीडियम ब्रोमाइड जो है वो रेडी टू यूज़ हमारे पास इसका सोल्यूशन कमर्शियली अवेलेबल होता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इथीडियम ब्रोमाइड कार्सिनोजेनिक है, तो इसके यूज़ को बहुत ज़्यादा हिंडर भी किया जाता है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, बट हम लोग करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड ही इस्तेमाल की जाती है। स्टेन जेल्स आर विजुअलाइज्ड यूजिंग अ जेल इमेजिंग सिस्टम सच एज द जेल डॉक TM इजी सिस्टम। तो स्टेन जेल जो हमने स्टेन की हुई है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं किसमें, जेल डॉक सिस्टम में। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है, दिस डायग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जेल प्रिपेयर करनी है। एक फ्लास्क लेनी है, फ्लास्क के अंदर हमने क्या करना है, हमने बफर डालना है और हमने एगारोज डालनी है, ठीक है।
एगारोस डाल के हमने उसको क्या करना है, थोड़ा सा वार्म कर लेना है, हीट कर लेना है। हीट कर देंगे तो वो लिक्विड सारी एगारोस उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम एगारोस सॉलिडिफाई हो जाती है, बिल्कुल उस तरह जैसे आप लोगों ने घर में कभी जेली बनाने का एक्सपीरियंस किया होगा। तो आप देखते हो कि जेली को आप लिक्विड में डिज़ोल्व करते हो पानी में, और थोड़ी देर बाद उसको सेट होने के लिए जब रख देते हो तो थोड़ी देर बाद वो सॉलिडिफाई हुई होती है। बिल्कुल यही सेम प्रोसेस है। आपने क्या करना है, आपने बफर लेना है, बफर के अंदर अपनी एगारोस जेल पाउडर फॉर्म में होती है वो डालनी है, और क्या करना है आपने उसमें थोड़ी सी इथेरियम ब्रोमाइड स्टेनिंग डाई अभी डाल देनी है। डाल के उसको मिक्स करना है और आपने इसको माइक्रोवेव में रख के थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेना है। गर्म कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी, इथेरियम ब्रोमाइड आपने गर्म करने से पहले नहीं डालनी, वो बाद में डालनी है। तो आपने सिर्फ अभी क्या करना है, आपने अभी पाउडर एगारोस डालना है और बफर डाल के उसको हीट कर लेना है। हीट करने के बाद उसके कूल डाउन, अभी वो लिक्विड ही हो तो थोड़ा सा उसमें क्या कर देना है, आपने इथेरियम ब्रोमाइड डाल देना है। अब उसको आपने कास्टिंग ट्रे में पोर कर देना है। ये यहाँ पे आपको कास्टिंग ट्रे नज़र आ रही है, दिस इज़ द कास्टिंग ट्रे। इस कास्टिंग ट्रे में आपने इसको पोर कर देना है। जेल क्या हो जाएगी, इसमें सॉलिडिफाई हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे पोर कर रहे हैं। ये कास्टिंग ट्रे दो साइड से खुली हुई होती है, तो आपने क्या करना है, इसको पहले बंद करना है। यहाँ पे ब्लॉकेज अवेलेबल होते हैं लैब में ही, वो ब्लॉकेज हमने यहाँ पर लगाने होते हैं। वो ब्लॉकेज लगा के ये देखिए जेल अंदर पोर कर दी, ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वैसे ही ट्रांसपेरेंट होती है। जेल पोर कर दी। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आपकी जेल सॉलिडिफाई हो जाएगी। सॉलिडिफाई होने से पहले पहले आपने इसके अंदर क्या करना है, एक कॉम्ब इंसर्ट कर देना है। कॉम्ब बिल्कुल उस तरह जैसे हम घर में अपने हेयर सेट करने के लिए कॉम्ब यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कॉम्ब होता है। उसको हम क्या करते हैं, जेल में सॉलिडिफाई होने से पहले ही इंसर्ट कर देते हैं लिक्विड जेल में कास्टिंग ट्रे के अंदर। ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कॉम्ब इंसर्ट किया जा रहा है। कॉम्ब जब इंसर्ट कर देते हैं आफ्टर फ्यू 15 to 20 मिनट्स क्या होता है कि आपकी जेल सॉलिडिफाई हो जाती है। जेल जब सॉलिडिफाई होगी आप चेक करते हो कि अच्छी तरह सॉलिडिफाई होगी है, थोड़ा सा टच करके उसको चेक कर लेते हो। फिर क्या करते हो, इस कॉम्ब को रिमूव कर देते हो। कॉम्ब रिमूव कर दिया तो आपके पास जेल के अंदर वेल्स बने हुए होंगे, घड़े बने हुए होंगे, क्योंकि वो कॉम्ब था ना, तो कॉम्ब जहाँ जहाँ पे धंसा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास वेल प्रोड्यूस हो जाएगा, घड़ा प्रोड्यूस हो जाएगा। इस कॉम्ब को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, वेल्स होंगे आपके पास। अब इस वेल में आपने क्या करना है, अपने सैंपल को लोड कर देना है। आपने सैंपल को लोड किया, सैंपल के लोड करने के साथ ही आपने क्या करना है, एक मार्कर लोड कर देना है एक दूसरे वेल में। दूसरे वेल में जब आप मार्कर लोड करोगे तो मार्कर आपको क्या बताएगा, या स्टैंडर्ड भी इसको हम कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड। तो ये मार्कर या नॉन स्टैंडर्ड क्या करते हैं, ये ऑलरेडी अवेलेबल कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट साइजेस के इसके अंदर डीएनए या प्रोटीन होती है। तो जब हमारे पास वो डिफरेंट साइजेस के डीएनए खुद ब खुद सेपरेट हो जाते हैं कमर्शियली अवेलेबल, तो हम अपने सैंपल का साइज़ मालूम कर सकते हैं उस रेफरेंस के साथ मैच करके। तो वो हम इसलिए साथ में मार्कर लोड कर देते हैं। अब इस कास्टिंग ट्रे को उठाना है आपने, और कास्टिंग ट्रे को किस में रख देना है, आपने इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में रख देना है। टैंक में ऑलरेडी बफर डला हुआ होगा, आपने बफर के अंदर इसको अच्छी तरह से जल को सबमर्ज कर देना है, डुबो देना है। दबाने के बाद आपने ये देखें ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई है, वोल्टेज आपने अप्लाई कर देना है। जब वोल्टेज आप अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जेल रन होना स्टार्ट हो जाएगी। जेल रन होना स्टार्ट हो जाएगी का क्या मतलब है कि जो आपने वेल के अंदर सैंपल्स लोड किए थे वो सैंपल जो हैं वो रन होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको ब्रोमोफिनोल ब्लू जो है वो नज़र आ रही होगी, ब्लू कलर की यहाँ तक पहुँच गई। जब ये बिल्कुल एंड तक पहुँच जाएगी जेल के, ब्रोमोफिनोल ब्लू वाली ब्लू कलर की डाई, तो आपने क्या कर देना है, अपने वोल्टेज सप्लाई बंद कर देनी है। और अब आपने कास्टिंग ट्रे में से जेल निकाल लेनी है। जेल निकाल कर आपने जेल डॉक सिस्टम में ले जाना है। जेल डॉक सिस्टम को ऑन करना है और उसमें अपनी प्लेस करके अपनी जेल को प्लेस कर देना है। उसमें प्लेस करके फिर आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से बंद करके यूवी ऑन करनी है। यूवी ऑन करेंगे, आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे साथ में मॉनिटर पे नज़र आ रहा होगा ब्राइट बैंड्स। अगर तो आपके पास ब्राइट बैंड्स आते हैं तो डैट इंश्योर्स कि आपके पास डीएनए जो है वो आइसोलेट हुआ है, आपके पीसीआर प्रोडक्ट में आईडीएनए है। अगर आपके पास कोई भी ब्राइट बैंड्स नहीं आते तो डैट मीन्स कि आपका डीएनए आइसोलेशन नहीं हुई या आपके पीसीआर के प्रोडक्ट्स नहीं बने। क्लियर? सो लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों को एक जेल की इमेज भी दिखा दूंगी, सो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ब्राइट बैंड्स कैसे होते हैं, मैं किन ब्राइट बैंड्स की बात कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम टाइप्स या methods of gel electrophoresis. Gel electrophoresis is of two types, mainly of two types, carried out by two methods. Number one is horizontal gel electrophoresis and number two is vertical gel electrophoresis. The difference behind horizontal gel electrophoresis and vertical gel electrophoresis is the mode of the separation.
क्या है डिफरेंस के मोड क्या है सेपरेशन का। हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके जो भी आपका इंटरेस्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होंगे, they will separate on the basis of the molecular size but horizontally parallel to the earth, ठीक है। but in vertical they will separate from top to bottom, your interest, your desired molecules will separate on the basis of molecular size, on the basis of molecular weight, but vertically, that is from top to bottom. So what is horizontal gel electrophoresis? It's the gel electrophoresis in which the DNA separates horizontally. इसमें क्या होता है कि DNA separate होता है कैसे? Horizontally. It is of following types. Number 1 agarose gel electrophoresis. Number 2 cellulose gel electrophoresis. Number 3 agar gel electrophoresis. सबसे मेनली हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो यूटिलाइज की जाती है दैट इज एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स के कोर्स में पढ़ा होगा व्हाट इज एगारोज एंड एगर। ऑल द एगारोज, सेलुलोज एंड एगर, ऑल थ्री आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों की तीनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं और हम इनको अलग अलग यूटिलाइज कर सकते हैं। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें हम एगारोज डालेंगे वो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच वी यूज cellulose as a gel material, as a gel matrix, so that gel electrophoresis is known as cellulose gel electrophoresis, and same the agar gel electrophoresis. So conventional agarose gel electrophoresis ये हमारी कौन सी है? ये हमारी horizontal gel electrophoresis है जो कि agarose gel electrophoresis है। Set the electrophoresis apparatus on a flat surface, prepare sufficient TAE to fill the tank। TAE buffer है जो हमने अपने टैंक को, इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक को फिल करने के लिए यूज़ करना है। प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ एगारोज इन इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर एट अ कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट फॉर सेपरेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज फ्रैगमेंट, पर्टिकुलर साइज फ्रैगमेंट, सॉरी। अब होता क्या है कि आपको जब हम जेल प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम जेल जब प्रिपेयर करते हैं तो जेल के अंदर स्पेसिफिक साइज के पोर्स होते हैं। वो पोर्स जो हैं वो वेरी करते हैं साइज़ में। जितना ज़्यादा आप जेल की कंसंट्रेशन रखेंगे उतना साइज़ जो है पोर्स का वो कॉम्पैक्ट होगा, वो स्मॉल होगा। जितनी कंसंट्रेशन आपकी एगारोज की कम होगी उतने ही पोर साइज़ आपके क्या होंगे? लार्ज होंगे। तो लार्ज पोर साइज़ हम यूज़ करते हैं जब हमने लार्ज फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना होता है। स्मॉल पोर साइज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमने स्मॉल फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना होता है। हीट अंटिल एगारोज डिजॉल्व, हमने क्या करना है? हीट करना है अंटिल एगारोज क्या हो जाए? हमारी सारी की सारी डिजॉल्व हो जाए। व्हेन जेल इज कूल्ड ऐड इथेनियम ब्रोमाइड, जब जेल जो थोड़ी सी कूल हो जाए पर अभी लिक्विड ही है, बस थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए, तो हमने क्या करना है? उसमें इथेनियम ब्रोमाइड ऐड कर देना है टू अ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 माइक्रोग्राम पर ml। कितनी कंसंट्रेशन में? 0.5 माइक्रोग्राम पर ml की कंसंट्रेशन में। आफ्टर सेटिंग द जेल पोर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DNA सैंपल अलॉन्ग विद द डाई। अब हमने क्या करना है? जब हमारी जेल सेट हो जाएगी, कॉम्ब हमारा हम निकाल चुके होंगे, तब हमने क्या करना है? जेल के अंदर अपना DNA का जो सैंपल है वो लोड करना है विद डाई। कौन सी डाई? ब्रोमोफिनोल ब्लू वाली डाई, दैट इज नोन एज ट्रैकिंग डाई। वो ट्रैकिंग डाई के साथ हमने अपने सैंपल को लोड कर देना है। अप्लाई वोल्टेज एट 1 to 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर फॉर सम टाइम फॉर 15 to 20 to 30 मिनट्स। नाउ वी यूज जेल इन UV और जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। अब क्या कर लें? जेल को जब आपकी जेल 15 to 20 मिनट्स के लिए वोल्टेज के साथ रन हो जाए तो क्या करें? UV या जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में उसको विजुअलाइज कर लें, आपको बैंड्स नज़र आ जाएंगे। So यस मैम हो रही है शो। this is a gel, a visualized DNA sample। इसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जेल जो थी वो बफर टैंक में से निकाल ली हमने, कास्टिंग ट्रे में से भी इसको निकाल लेना है, जेल डॉक सिस्टम में प्लेस करना है। जेल डॉक सिस्टम में प्लेस करने के बाद उसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। UV को ऑन कर देना है, क्योंकि UV को आपने ऐसे खुला छोड़ के ऑन नहीं करना, आपको पता है ना UV जो है वो ख़तरनाक होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो हमने क्या करना है? अच्छी तरह से जेल डॉक सिस्टम को बंद करके UV ऑन करनी है। UV ऑन करेंगे तो आपको मॉनिटर पे ऐसे नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल मॉनिटर से इमेज ली हुई है। अब आपको यहाँ पर ये नीचे डार्क कलर के ब्लू बैंड्स, अभी तो यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहे हैं आपको, खैर ये बैंड्स नज़र आ रहे होंगे, ये डार्क से नीचे धब्बे आ रहे हैं नज़र। यस मैम। दीज आर यस मैम आ रहे हैं। दीज स्टेन्स आर ऑफ ब्रोमोफिनोल ब्लू। ये जो आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं ये थी आपकी ट्रैकिंग डाई जो कि आपने वेल के में सैंपल के साथ लोड की थी। तो जब मैंने देखा कि ब्रोमोफिनोल ब्लू कलर की होती है, ये आपको वैसे भी
इस जेल को हाथ पे पकड़ा होगा तो भी आपको ये नज़र आ रही होगी, ये ब्लू कलर की डाई, ये डीएनए नहीं, आपको ये कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, ये जो ऊपर वाले बैंड है सिर्फ ये ब्लू कलर का यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि मेरा सैंपल यहाँ तक रन हो गया है। अगर मैं इसे और ज़्यादा रन कर दूंगी तो ये ना हो कि ये वाली जो मेरे सैंपल्स हैं वो कहीं बाहर ही निकल जाए। जेल तो बस इतनी सी छोटी सी है, तो और ज़्यादा रन कर देंगे सारा कुछ बाहर निकल जाएगा, जेल में से टैंक में चला जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रैकिंग डाई डालते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारी जेल कितनी रन हो गई है। तो मेरी जेल यहाँ तक रन हो गई थी, देखिए ऑलमोस्ट तकरीबन फिनिश के करीब है, ठीक है, फिनिश लाइन पे। अब देखें अब ऊपर आ जाए, ये थे डीएनए के सैंपल्स, ये देखें ये ब्राइट बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैंने सैंपल लोड किया था उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए था और उसमें सिर्फ एक सैंपल नहीं था। दिस वाज द मार्कर, ये था मार्कर में ऑलरेडी नोन साइजेस के बैंड्स जो हैं वो आ जाते हैं खुद ब खुद। तो सबसे नीचे वाला अगर आपका 250, वहाँ पे हमें मार्कर के साथ चार्ट दिया जाता है, चार्ट पे लिखा होता है कि जो सबसे नीचे बैंड आएगा मार्कर का वो 200 बेस पेयर का होगा, उससे ऊपर वाला 400 बेस पेयर का होगा, उससे ऊपर वाला 500 का होगा, उससे ऊपर वाला 1000 का होगा, फिर 2000, इस तरह से हो। तो वहाँ से कंपेयर कर लिया। अब ये देखें मेरे जो बैंड्स आए, एक सैंपल ये था, एक सैंपल ये था, तो ये बिल्कुल इस वाले के साथ आए हैं, इस वाले के साथ आए ना मार्कर के। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये अगर मैं चार्ट से देखूंगी अगर 1000 बेस पेयर का, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा डीएनए सैंपल है वो भी 1000 बेस पेयर का था, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया यहाँ से साइज का भी। अब देखिए ये जो ब्राइट बैंड दो नज़र आ रहे हैं सैंपल के, इससे ऊपर और भी लाइट कलर के दो बैंड्स हैं और इधर काफ़ी सारे बैंड्स हैं। इसका क्या मतलब है कि मेरा सैंपल प्योर नहीं है, इसमें कोई और डीएनए के सैंपल्स भी मौजूद हैं। जो भी सैंपल मेरे पास था तो दैट सैंपल इज़ नॉट प्योर, वो सैंपल जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ और भी शामिल है। उसके अंदर कुछ और क्या होगा शामिल, ऑब्वियसली बात है, अगर वो फ्लोरेसेंस दे रहा है तो इसका मतलब वो डीएनए ही है। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे मेरे स्पेसिफिक डीएनए के अलावा और भी डीएनए मौजूद है। क्लियर? और भी पीसीआर प्रोडक्ट्स या कुछ भी, तो आपका सैंपल जो है वो प्योर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, क्लियर? यस मैम।